एक अजीब सी बात जो है वो मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूँ जिसको आप लोगों को सुनना होगा, समझना होगा और आप में से कुछ लोगों को वो बात अजीब भी लग सकती है। आप में से बहुत सारे लोग अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो आपका काम करने का तरीका है, मेरी नज़र में अगर आप देखें या डायरेक्ट सेलिंग की नज़र में अगर आप देखें तो वो तरीका बिल्कुल भी आपका सही नहीं है। और उन्हीं तरीकों की वजह से या उन्हीं उसी सोच की वजह से शायद आपको एक बड़ी सफलता नहीं मिल रही है नेटवर्क बिज़नेस में, डायरेक्ट सेलिंग में या वीकेंड के अंदर। क्योंकि मेरा मानना ये है कि कंपनी की मैनेजमेंट अगर अच्छी है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान अगर अच्छा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, अगर ये 4-5 चीज़ें अच्छी हैं, मैनेजमेंट अच्छी हो गई, मार्केटिंग प्लान अच्छा हो गया, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया और साथ में कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर अच्छे हो गए, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं और अच्छी हैं और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जुड़ने के बाद पैसा नहीं कमा पा रहा है, तो ये उस व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं कमा पा रहा है। वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है, अगर उन गलतियों में वो सुधार नहीं करेगा तो वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। और ये गलतियां कई बार हम जाने अनजाने में करते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है ज्यादातर लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आदतों में से इसको निकालते नहीं है। तो यहाँ पे दो चीजें करके मैं आज की मीटिंग में अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ। आप कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर है। एक, जो बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आप ये बातें नेगेटिव वे में करेंगे तो आप बिजनेस में सफल नहीं होंगे, और अगर आप इनको पॉजिटिव वे में एज इट इज करना शुरू कर देंगे तो फिर सफलता आपकी जो है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, बाकी देखो हम किसी दूसरे के बारे में बताएं कि फलाना करोड़पति की स्टोरी सुन लो, फलाना करोड़पति की स्टोरी सुन लो, तो भाई देखो उसको ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में झूठ भी बहुत चलता है। और इस झूठ से बचाने के लिए, इस झूठ से अलग हटाने के लिए ही हमने वीकेंड को शुरू किया है। कि वीकेंड में झूठ तो कम से कम 1% भी नहीं बोलेंगे। भले ही हमारा बिजनेस बहुत ही स्लो चले, भले ही हमें सफल होने में कई साल लग जाए, लेकिन झूठ की बुनियाद पे हम अपने बिजनेस को बड़ा नहीं करेंगे। और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ, और मेरा मानना है इसी बात की वजह से आपने मुझसे हाथ मिलाया। तो मैंने अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए जो जरूरी बातें मैंने की, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। यानी मेरा पर्सनल अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। और ये बातें सब आपके लिए भी जरूरी हैं। जो जो बातें मैं बोलूंगा अगर आप नोट करते रहेंगे तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। इस मीटिंग के बाद अगर एक एक बातों को अगर आपने नोट किया है और शांति से अकेले में बैठ के अगर उन बातों को पढ़ के आप खुद अपने आप से बात करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। जो ये प्रैक्टिस करेगा उसको जवाब मिल जाएगा, और जो सुधार करेगा उसका बिजनेस चल जाएगा। जो कहेगा नहीं नहीं ये सब बकवास की बातें हैं, फिर उसका बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये तय है, ये मैं आपको मीटिंग की शुरुआत में बता रहा हूँ। तो मैंने इस बिजनेस में सफल होने के लिए कुछ जरूरी बातें या कुछ जरूरी काम किए जिनके बारे में मैं 1-to-1 आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले, मैं जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब शुरू किया, तो मेरा सफल होने के पीछे एक बहुत बड़ा बात जो या कारण रहा है वो ये है कि मेरा बिजनेस करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया ना, तो मुझे बिजनेस क्यों करना है, ये मेरे ना कुछ कारण थे, कुछ मजबूत कारण थे जिनकी वजह से मैं टिक पाया और कर पाया। अगर आपका भी कोई मजबूत कारण या रीजन है तो आप भी सफल हो जाएंगे। 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में या आपकी टीम में या किसी भी कंपनी में फेल होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, उनके काम करने का कोई मजबूत कारण ही नहीं होता। क्योंकि जिसका रीजन होता है ना सर, वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से लड़ जाता है। जिसका रीजन होता है वो हर परिस्थिति में काम करता है। और जिसका रीजन नहीं होता, जिसका कोई मजबूत कारण नहीं होता, जिसके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं होती ना, वो जरा सी चुनौती आते ही, जरा सा ही कोई सवाल आते ही वो उलझ के रह जाता है, वहीं छोड़ देता है। तो मेरे कुछ मजबूत ना स्ट्रॉन्ग रीजन थे। सबसे पहला मेरा रीजन ये था कि मुझे अपनी 3 बहनों की शादियां करनी थी जो मुझसे छोटी थी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया। और मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पिताजी यार पूरी जिंदगी जब से हमने होश संभाला तब से नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी में वो बड़ी मुश्किल से हमें पढ़ा पाए हैं और मेरी 2 बहनों की शादी कर पाए, और उसमें भी कहीं ना कहीं कर्जे हुए। 3 मेरे से छोटी भी बाकी हैं, 2 मेरे से बड़ी थी, और मेरे को अपनी शादी भी करनी थी। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई थी कि भाई अच्छा जीवन अगर जीना है ना, बढ़िया जीवन अगर जीना है थोड़ा बहुत भी, तो वो नौकरी से तो नहीं हो सकता। क्योंकि नौकरी से होना होता तो हमारे फादर के साथ ही हो जाता बढ़िया।
क्योंकि जो भी तनख्वाह आती थी ना, वो तनख्वाह महीने के एंड तक खत्म हो जाती थी पारिवारिक खर्चे के अंदर, ये बचता कुछ था ही नहीं, जुड़ता कुछ था ही नहीं। दिल्ली रोहिणी के अंदर मेरे फादर ने डीसीएम की तरफ से एक फ्लैट्स की योजना निकली थी, और उसमें बहुत कम किस्तें थी, और मेरे फादर ने वो फॉर्म भर दिया था, और कई सालों तक उसमें जो किस्तें बनी हुई थी मेरे फादर ने वो जमा नहीं कराई। रीजन वही था, आज करा देंगे, कल करा देंगे, जब होगा तब करा देंगे। तनख्वाह उतनी थी नहीं, क्योंकि घर में पैसा जो आता था वो खर्च हो जाता हमारी पढ़ाई लिखाई के अंदर, खाने पीने में। एक दिन कई सालों के बाद हमारे घर में एक लेटर आता है, उसमें इंग्लिश में लिखा होता, मुझे भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन टूटी फूटी मैंने पढ़ी, मेरी बड़ी सिस्टर ने पढ़ी। तो हमें कुछ समझ में आया कि ये कोई फ्लैट की बात हो रही है यहाँ पे, और उसमें कुछ पैसा ड्यू है, ऊपर पापा का नाम लिखा था कि पापा को वो पैसा देना है। तो हमें समझ में नहीं आया, तो हमारे बराबर में गजिस्ट्रेट ऑफिसर रहते थे, तो मैंने उनसे पढ़वाया। मैंने, अंकल जी आया, जरा एक बार पढ़ के बताएंगे? तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने बताया, भैया डीसीएम की तरफ से कुछ फ्लैट्स निकले थे, तुम्हारे फादर ने वो फ्लैट भरा था, और उसमें शुरुआत में 2-4 किस्तें इन्होंने दी हैं, उसके बाद कोई भी किस्त इन्होंने नहीं दी है, और ये ब्याज चक्रवर्ती बढ़ता 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 आज ये तकरीबन तकरीबन 3-3.5 लाख हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उस फ्लैट की अगर आज की डेट में मैं कीमत बताऊं ना, तो तकरीबन तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ होगी। लेकिन सिर्फ हमारे पिताजी ने एक तो हमें शेयर नहीं किया, मदर को शेयर नहीं किया, वरना हम कैसे भी करते शायद वो हो जाता। दूसरा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उन्होंने उसको टालते रहे, और चक्रवर्ती ब्याज उस पर लगता रहा, और एक टाइम पे इतने बड़ा अमाउंट हमारे लिए वो बन गया था कि वो 3.25 से 3.5 लाख रुपए हमारे हाथ में नहीं थे, और नोटिस आ गया था कि इतने दिन तक अगर आपने जमा नहीं कराया तो ये फ्लैट आपके हाथ से निकल जाएगा। अब हमारे पास थे नहीं, सब रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों से पूछा, सब ने मना कर दिया, जिनके पास थे उन्होंने मना कर दिया, बाकी तो सब हमारे जैसी थे। तो फिर किसी एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने अपने किसी जानकार से बात की, उनके पास पैसे थे, उन्होंने वो फ्लैट हमसे खरीदा, और शायद 1.5-1.25 लाख रुपए उसमें हमें प्रॉफिट मिला उस वक्त, और बाकी सारा पैसा उसने भर दिया, ऊपर से 1-1.25 लाख रुपए के आसपास, 1.25 लाख रुपए होगा जो हमारे फादर को मिला। तो मैं क्या समझाना क्या चाहता हूं कि जब आपके पास पैसा नहीं होता और आपका विजन बड़ा नहीं होता ना, तो इस तरीके के बहुत सारे मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो मैंने तो बचपन से यही देखा था कि नौकरी में कोई बहुत बड़ा काम तो हो नहीं सकता, और बहनों की शादी करनी। जब डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन में आया, तो मुझे लगा लोगों की कहानियां सुन के स्टेज पे, यार अगर इस बात में सच्चाई है, और अगर मैं इस काम को कर पाया, तो यार मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। तो मैं किसी कंपनी से जुड़ा और सफल हुआ, ये कारण नहीं था। कारण ये था कि मुझे अपनी 3 बहनों की शादी करनी थी अपने दम पे। उस रीजन ने, उस कारण ने, उस डिजायर ने मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। चैलेंज तो हमें भी आए, दिक्कत तो हमें भी आई, परेशानी तो हमें भी आई। तो आपका भी ऐसा कोई कारण हो सकता है। मेरे फिर बाद में कारण हुए, भाई मेरे पास अपनी खुद की बाइक होनी चाहिए। शादी हुई तो ससुराल वालों से स्कूटर मिला था, तो जहां भी जाते थे सब यही बात बोलते थे, अच्छा ससुराल से मिला, अच्छा ससुराल से मिला, अच्छा ससुराल से मिला है। तो जब नेटवर्क बिजनेस में आए, तो ये लगा यार यहाँ पे लोग यार गाड़ी और बाइक वाइक की बात करते हैं, तो गाड़ी तो अपना सपना नहीं था, टचवुड में बता रहा हूँ, उस वक्त सपना नहीं था, अपना सोच भी नहीं थी। लेकिन ये था यार, एक चमचमाती हुई बाइक यार मेरे को जरूर लेनी है। वो बाइक मेरा ड्रीम थी, मेरा खुद का सपना बता रहा हूँ, एक बाइक थी, चमचमाती हुई बाइक मुझे मिलनी चाहिए। और मैंने उसके लिए काम किया, और एक दिन आया कि एक चमचमाती बाइक जो है मैंने खुद के अपने पैसों से ली। बड़ी खुशी हुई, ऐसा लगा था दुनिया की सबसे कीमती चीज मैंने हासिल कर ली। आज अगर मैं मुड़ के देखता हूँ बाइक, मुझे ऐसा लगता है बाइक मेरे लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आज बाइक एक बहुत बड़ा सपना हो सकती है दोस्त। आप उस स्थिति में खड़े होंगे जिस स्थिति में किसी टाइम में खड़ा हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बाइक नहीं होगी, लेना चाहते होंगे, स्कूटी नहीं होगी, लेना चाहते होंगे, या होगी तो सेकंड हैंड होगी। तो अपना ना वो स्ट्रॉन्ग रीजन वाई क्लियर कीजिए कि आप नेटवर्क बिजनेस वीकेंड को क्यों करना चाहते हैं। जब तक आपका मेरी तरह कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना दोस्त, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो मेरा बिजनेस करने का ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, जिसने मेरे अंदर एक आग लगाए रखी, और मैं हर परिस्थिति में काम करता चला गया। जब मीटिंग में जाते थे ना, वो एक कहानी किसी ने सुनाई थी, एक छोटी सी 4 लाइन की स्टोरी, कि एक बार आसमान में एक रॉकेट बड़ी स्पीड से जा रहा था। तो एक आदमी ने उस रॉकेट को आसमान में उड़ते हुए देखा, बड़ी स्पीड से जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, वहीं से एक बहुत बड़ा बाज या बहुत बड़ा पक्षी, चिड़िया भी उड़ती हुई जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं। तो उसने अपने एक दोस्त से पूछा, यार तूने रॉकेट देखा उड़ते हुए,
बड़ी स्पीड से गया था। उसने कहा, कह रहा यार ये चिड़िया या ये बाज जो है ये उतने स्पीड से क्यों नहीं जा रहा? पंख तो इसके भी हैं, पंख उसके भी थे। तो उसने कहा दोस्त तूने गौर से देखा नहीं है, उस रॉकेट की ना पूंछ में आग लगी हुई थी। पीछे से आग निकलती है ना रॉकेट में से, धुआं निकलता है। उस आग की वजह से जितनी तेज आग लगी होगी उतनी तेज ऊपर जाएगा। इस चिड़िया की लगी नहीं हुई। तो उसने मैसेज दिया कि इससे हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन एक मैसेज है कि जब तक हमारे जीवन में कोई बर्निंग डिजायर नहीं होगी, ज्वलंत आग नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी ना दोस्त, तब तक हम सफल नहीं होते हैं। तब तक हमें छोटा सा छोटा काम मुश्किल लगता है, और जिस दिन कोई ज्वलंत इच्छा हो जाती है, पाने की चाहत हो जाती है ना, फिर बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है दोस्त। तो पहला मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। अपने आप से आज चेक करना, पूछना लास्ट में मीटिंग में कि आपका ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है क्या? दुनिया ने बड़े ताने मारे थे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, उनको दिखाना था। दुनिया कहती थी यार ये अकेला लड़का क्या करेगा, 5-5 बहनों की शादी नहीं होगी, इसका तो पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ करके दिखाएंगे, जीवन खराब नहीं होगा। दूसरा, मैंने हमेशा अपने आप को कुछ नया सीखने के लिए तैयार किया। नेटवर्क बिजनेस मेरे लिए भी तो नया था ना यार। मेरा तो नेटवर्क बिजनेस से कोई दूर दूर, आप कहते हो सर हमें नेटवर्क बिजनेस आता नहीं, सर पहली बार कर रहे हैं। अरे भैया मैंने भी तो पहली बार ही किया था यार। मैं तो अच्छा खासा डिजाइनिंग और प्रिंटिंग, कंप्यूटर डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का काम मेरा हुआ करता था। डिजाइनिंग का, हाथ से डिजाइन बनाया करता था, आर्टिस्ट आदमी था मैं तो। मेरे को तो ये मीटिंग देना, स्टेज पे बोलना, ये सब कुछ मुझे थोड़ी आता था। ये मेरा काम थोड़ी था। मेरा काम तो कोई आया, उसने बोला भाई साहब ये डिजाइन बनाना, कितने पैसे में, उसको पैसा बताता था, 3-4-5 घंटे का या अगले दिन का टाइम देता था, 2 दिन बाद का टाइम देता था। वो आता था, मैं उसको डिजाइन और प्रिंटिंग करके दे देता था। ये मेरा काम था सर, और वो मुझे पैसे देता। इसके अलावा हमारी कोई जिंदगी में कोई चीज ही नहीं थी सर। जब डायरेक्ट सेलिंग में आए, हमें बताया गया प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा। हमें बताया आपको भाई साहब अच्छे कपड़े पहनने सीखने पड़ेंगे। हमें बताया गया कि भाई साहब आपको अच्छी तरीके से लोगों से व्यवहार कुशलता सीखनी पड़ेगी। आपको कल को स्टेज पे खड़े होकर एक लीडरशिप भी अपने अंदर क्रिएट, ये सारे वर्ड हमारे लिए नहीं थे जो आज आपके लिए नए हैं। शुरुआत में मैंने भी नहीं सीखी, शुरुआत में मैंने भी नहीं सीखा ढंग से। मैंने बोला शुरुआत में 3-4 साल मेरे ऐसे निकले। लेकिन जब एक चीज समझ में आई कि इस बिजनेस में, ये नया बिजनेस है, इस बिजनेस में महारत हासिल करने के लिए इसकी कुछ टेक्निक्स मुझे सीखनी पड़ेगी। जो जरूरी काम है वो मुझे करना ही पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। तो मैंने अपने आप को हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार किया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप खुद को कुछ नया सीखने के लिए तैयार कर पाते हैं, या आपका सॉफ्टवेयर वही अपडेट चल रहा है, पुराना चल रहा है? अपडेट नहीं है, वही पुराना ओल्ड वर्जन चल रहा है। जितना आपको बोलना आता था उतना ही आता है, उससे ज्यादा कभी आपने कोशिश नहीं करी। जैसा टूटा फूटा आपको प्लान दिखाना आता था, आज भी वैसा ही आता है। आप अपने आप में कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं। जितनी भागा दौड़ी आप पहले करते थे उतनी आज कर रहे हो। शुरुआत में जब आए थे कोई अपडेट उसमें नहीं किया, तो आपका बिजनेस चलने वाला है। और सीखने से अगर आप बचने की कोशिश करते हो तो कभी भी जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे आप। सीखने से अगर बचने की कोशिश करते हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मेरे को किसी ने बताया, वॉरेन बफेट जो है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका जो प्राइवेट जेट जो चलाता था, एक दिन उसने बोला कि सर आप इतने लोगों को मंत्र देते हो, इतना पैसा आपने कमाया है, मुझे अच्छी खासी सैलरी भी आप देते हो, लेकिन क्या आपकी तरह मैं भी कुछ पैसे से इन्वेस्ट करके जीवन में कुछ बड़ा काम कर सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल कर सकते हो, कितना पैसा लगाना चाहते हो? तो उसने कहा लगभग 50,000 है मेरे पास, 50,000 में कुछ हो सकता है? उसने कहा बिल्कुल हो सकता है। उसने कहा बताइए। उसने कहा 50,000 में आपको कम से कम ये मान के चलिए, 2 काम तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे। अगर ये 3 काम तुमने कर लिए तो जीवन में तुम सफल हो जाओगे। अगर आप में से कोई हो 50,000 रुपए लेके आओ, ये 3 बातें अगर मैं बताऊं ना, आप मना कर दोगे भाई साहब, आप कहोगे पागल आदमी, ये बताने के लिए तो हमें बोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर अपने फ्लाइट चलाने वाले को पता क्या 3 मैसेज देता है? इससे आप समझ पाएंगे कि वो इतना अमीर कैसे। उसने बोला सबसे पहले इस पैसे में से कुछ किताबें खरीद के लेके आओ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो जीवन में आपको बताएं कि पैसा कैसे जोड़ा जाता है, पैसा जोड़ना क्यों जरूरी है। वो किताबें पढ़ो सबसे पहले तो आप। उसने कहा दूसरा, आप कुछ लोगों के पास जाओ और ट्रेनिंग अटेंड करो, जो ये सिखाते हो कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। उसकी कुछ टिकट्स लो, वहां पे जाओ, आने जाने में पैसा खर्च करो और उन ट्रेनिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करो। उसने कहा ठीक है। तीसरा ये है कि आप अपने से सफल आदमियों के साथ अपॉइंटमेंट सेट करो, उनको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट, अच्छे से होटल में खाने पीने के लिए, कॉफी के लिए बुलाओ, जिसमें आपका 500, 1000, 2000 रुपए खर्च होगा।
यानी सफल लोगों के साथ बैठना शुरू करो, उनको उनको खाना खिलाओ, उनके साथ चाय पियो, कॉफी पियो, और उनको बोलो सर जीवन में कैसे अमीर आदमी बनाया जाता है, मुझे कुछ टिप्स दीजिए। 3 काम बताए दोस्त उसने। सबसे पहला काम, किताबें पढ़ो, किताबों से नॉलेज मिलेगी। दूसरा, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग से नॉलेज मिलेगी। और तीसरा, अपने से सफल व्यक्तियों के साथ बैठ के कुछ खाने पीने के ऊपर खर्चा करो और चर्चा करो, तब आप सफल हो। उसने ये नहीं बोला ये 50,000 का प्रोडक्ट खरीद लो, शेयर खरीद लो, ये खरीद लो। उसने कहा अगर ये 3 काम तुमने कर लिए ना, तो तुम्हें किसी वॉरेन बफेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद वॉरेन बफेट बन सकते हो अगर इन 3 चीजों पे तुम खर्चा कर सकते हो। यहाँ अगर आपको बोल दिया जाए ना एक ट्रेनिंग मीटिंग है, 500 रुपए लगेगा, तो सबसे पहले आप ये पूछते हो खाने में क्या मिलेगा, ये बताओ पहले तो। यहाँ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है दोस्त। और जब आप अपने आप को अपडेट और इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो ना दोस्त, जैसा जीवन था वैसे ही चलेगा, और आने वाले वक्त में उससे बेकार होने वाला है, ध्यान रखें। ये जो उदाहरण मैंने दिया है, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने दिया था अपने फ्लाइट चलाने वाले को। इससे कुछ इससे कुछ मैसेज अगर आज मिल गया ना आपको, तो जिंदगी बदल जाएगी आज के बाद। अपने को बेहतर बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हुआ। जहां भी मीटिंग ट्रेनिंग में जाना था मैं गया, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया सर, हम आज भी करते हैं सर। जब तक कुछ नया नहीं सीखने के लिए तैयार हो गए दोस्त, कुछ मिलने वाला नहीं है इस बिजनेस में। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप सीखने के लिए तैयार हैं, आप सीखने से बचते हैं। तीसरा, मेरा अपने बिजनेस को लेके एक मजबूत माइंडसेट रहा, मजबूत माइंडसेट रहा। हर मीटिंग में जाते थे, लोग बोलते थे बस छोड़ना नहीं है, अब लग गए ना, ये जिंदगी भर का बिजनेस है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से नौकरी करते हैं उसमें पूरी जिंदगी काम करते हैं, जिस तरीके से कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस करते हैं उसमें पूरी जिंदगी काम करते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस को भी पूरी जिंदगी के लिए करना है। लोगों की 2 महीने में, 3 महीने में बैलेंस शीट तैयार हो जाती है भाई साहब। एक बार चेक आया तो 7वें आसमान पे चढ़ जाएंगे, और जरा सा चेक डाउन हुआ तो जमीन में धस जाते हैं 6 फुट। निकलना मुश्किल हो जाता, दिखाई भी नहीं देते कहां चले गए। मेरा माइंडसेट बड़ा जबरदस्त रहा भाई साहब। कैसी भी परिस्थितियां आई, कैसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आई मेरे जीवन में, लेकिन मेरे मन में कभी ख्याल नहीं आया मैं नेटवर्क बिजनेस को छोड़ूंगा। 1% भी मेरे मन में कभी सवाल नहीं आया मैं नेटवर्क बिजनेस को छोड़ूंगा। जब लास्ट में अभी जब अपनी कंपनी शुरू की, उससे पहले 1-2 बार गलत हुआ, तब आया जरूर था, लेकिन 1 हफ्ते बाद माइंड अपने आप अपडेट हो गया भाई साहब। 1% भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया मैं नेटवर्क बिजनेस को छोड़ दूं। आपको कई बार बताया, मैंने कंपनी भी इस वजह से छोड़ी और इस वजह से बदली क्योंकि कंपनी ने हमारे साथ गलत किया, वरना कंपनी भी नहीं बदलते भाई साहब। अगर अच्छी कंपनी, वीकेंड जैसी मैनेजमेंट, वीकेंड जैसे प्रोडक्ट, वीकेंड जैसा मार्केटिंग प्लान, वीकेंड जैसा एजुकेशन सिस्टम अगर हमें मिल जाता ना किसी एक कंपनी में, हम कभी नहीं छोड़ते भाई साहब। और आज इतना बड़ा चेक होता मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हम तो भाई साहब हालात के और लोगों के मारे हुए हैं, क्योंकि गलत के साथ खड़े होना कभी बचपन से माँ बाप ने सिखाया ही नहीं। माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर पैसा कहीं मिलता है तो कमाना। बेईमानी का अगर किसी का करोड़ रुपए भी पड़ा हो ना भाई साहब, देखना भी मत उसकी तरफ। ये संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से दिए। तो मजबूत माइंडसेट सर, अपने आप से बात कीजिए कि आपका मजबूत माइंडसेट है। क्या आपने माइंड बना लिया कि जिंदगी भर यार आप वीकेंड को करेंगे, बात खत्म हो गई, तब आप कामयाब हो गए। कहीं परिस्थितियां आपके ऊपर हावी तो नहीं हो जाती हैं। क्या था, मैंने इस बिजनेस को लगातार किया, लगातार। आज भी एक लीडर से बात हो रही थी, शायद आज मीटिंग में भी हूँ, उन्होंने उस पर बात हो रही थी कि भाई अगर किसी को रिवार्ड चाहिए, रीपरचेज जरूरी है, तो उन्होंने एक सवाल किया कि सर बाई चांस भूल जाए तो। कैसे भूल जाएंगे भाई, कैसे भूल जाएंगे? रीपरचेज भूल गए तो फिर तो बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में हो ही नहीं भाई। मैंने उनको बोला भाई साहब 28 साल के अंदर शुरुआती 2-3 साल की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक जिस कंपनी में गए हैं, आप मेरी आईडी खुलवा के देख लीजिए, 1 महीना ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने परचेज नहीं की हो सर। जबकि बहुत सारी, कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी चल रही हैं जिसमें ये होता है कि अगर परचेज नहीं भी करोगे तब भी आपको आपका चेक मिल जाएगा। हमने ऐसी कंपनियों में काम किया 1-2 में, जिसमें परचेज नहीं भी करते थे तब भी पे आउट आ जाता था, तब भी हमारी आईडी खोल के देखना भाई साहब, एवरी मंथ परचेज होती थी। मैंने क्या बोला, 90% लोग तो बहाने ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं नाकामयाबी के। वो नाकामयाब नहीं होते, वो नाकामयाबी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, उल्टे सीधे सवाल करके, उल्टी सीधी चीजों को अपने दिमाग में डाल के, इसीलिए वो सफल नहीं है। क्योंकि दिमाग में जब ख्यालात ही उल्टे सीधे चल रहे हों तो सफलता वाली बात कभी आएगी नहीं ना दोस्त। विचारों से तो जीवन बदलता है। तो मैंने इस बिजनेस को लगातार किया भाई साहब। घर में कोई प्रॉब्लम हुई तब भी किया, कोई शादी हुई तब भी किया, ठीक है, कोई हारी बीमारी हुई तब भी किया, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट हुई, बच्चे हुए तब भी किया,
छोड़ा नहीं मैंने इस बिजनेस को। मैं कभी भी 15-15 दिन, 10-10 दिन, एक-एक हफ्ते, महीने गायब हो जाते हैं लोग बिजनेस से। महीने दोस्त बिजनेस से आउट हो जाते हैं लोग। मेरे को ध्यान नहीं मैं एक हफ्ते भी बिजनेस से कभी आउट हुआ हूँ भाई साहब। एक हफ्ता भी अगर मैं बिजनेस से कभी आउट हुआ हूँ अपने, मुझे ध्यान नहीं है आज तक। अगर मेरे कोई पुराने साथी मुझे याद दिलाना जब मैं एक हफ्ते बिजनेस से आउट हो गया हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है भाई साहब कि कभी मैं हुआ होऊंगा। सब चलता है बिजनेस। इसको कहते हैं माइंडसेट। यहाँ 15-15 दिन हम किसी से बातें नहीं करते, एक एक हफ्ते हम गायब हो जाते हैं, एक एक महीने गायब हो जाते हैं, बिजनेस कहां से चलेगा भाई। तो मैंने इस बिजनेस को लगातार किया, ऐसा नहीं किया कि कुछ दिन बिजनेस किया और कुछ दिन छोड़ दिया। तो अपने आप को चेक कीजिए दोस्त। अगर आप उनमें से कुछ दिन करेंगे, कुछ दिन नहीं करेंगे, जब बढ़िया चलेगा तब मजबूती से करेंगे, और जरा सा बिजनेस डाउन हो गया, कोई छोड़ के चला गया, चेक डाउन हो गया, तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो नहीं चलने वाला सर। इस बिजनेस का नेचर ही नहीं है ऐसा। तो अपने आप को चेक कीजिए, लिखिए इस पॉइंट को, क्या आप इस बिजनेस को लगातार करने के लिए तैयार है, जैसे नौकरी में टाइम देते हैं, जैसे बिजनेस में टाइम देते हैं। मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं है कि कब ऐसा कोई हुआ होगा महीना जब मैंने एक हफ्ते के लिए गैप दे दिया हो बिजनेस के अंदर। सर मेरे फादर भी एक्सपायर हुए थे ना, तो 24 घंटे दिमाग बिजनेस में रहता था। 24 घंटे दिमाग बिजनेस में रहता था। नेक्स्ट, मैंने बिजनेस करते समय हमेशा सिस्टम को फॉलो किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। अपलाइन ने बोला अजय जी इस लीडर को सुनना है, जाके सुनना है सर। अपलाइन ने बोला अजय जी ये करना है सर। एक्सक्यूज नहीं था हमारे पास अपलाइन के सामने बैठ के। लोग तो बहाने बनाते हैं। लोग अपलाइन को समझाने लग जाते हैं, मैनेजमेंट को समझाने लग जाते हैं, सर आपको क्या मालूम हमारे जीवन में क्या चैलेंज चल रहा है। जो व्यक्ति आपको समझा रहा है आप उल्टा उसको ही समझाने बैठ जाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। वही तो हुआ था ना अर्जुन के साथ। महाभारत का जब युद्ध था, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सब कुछ बताया था। भाई ये युद्ध है, इस युद्ध में तेरे सारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब सामने खड़े होंगे, तेरे ब्लड के लोग सामने खड़े होंगे, खून के रिश्ते वाले, सबसे लड़ना है। ये धर्म युद्ध है। लेकिन जैसे युद्ध में पहुंचा तैयारी के साथ, एकदम हाथ पैर खुल गए, सब सुन हो गया, दिमाग में सब कुछ भूल गया अर्जुन, और हथियार डाल दिए कि मैं नहीं मार सकता है, ये तो मेरे पितामह है, ये तो मेरे तातश्री हैं, ये मेरे ये हैं, इनको कैसे मार सकता हूं। तब श्री कृष्ण जी ने दोबारा समझाया ना उनको, दोबारा समझाया और उसको फॉलो किया। नहीं करता तो अर्जुन खत्म हो जाता, फिर अर्जुन मरता, पांडव मरते। क्योंकि सामने वाला तो मारने के लिए खड़ा है ना यार तुम्हें, वो अधर्म के साथ खड़ा है, तुम्हें धर्म के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चीज समझ में आई सर। पांडव जीते। तो मैंने इस बिजनेस को करते समय सिस्टम को फॉलो किया दोस्त, अपना दिमाग नहीं लगाया। जब जब अपना दिमाग लगाते हो तो अर्जुन जैसा धुरंधर भी भाई साहब हथियार डाल देता है, जिसने अपना दिमाग लगाया। तो आप और मैं तो किस खेत की मूली हैं। तो आप में से जितने लीडर अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है आज का इस मीटिंग के अंदर, छोड़ दो सर, छोड़ दो इस गलत आदत को छोड़ दो। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके दिमाग में इतने बढ़िया आइडिया होते ना भाई साहब, आज वीकेंड में नहीं होते, आप किसी कंपनी के टॉप अचीवर बन के बैठे होते, वीकेंड में आने की जरूरत ही नहीं होती दोस्त आप। और वीकेंड में आने के बाद भी अगर आप ये कह रहे हो बस मेरा ही दिमाग सर्वोसरी है, मैं ही ब्रह्म हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जितना जल्दी हो, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आदत डाल लो भाई साहब, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, ना टीम को अपना दिमाग लगाने दूंगा, उनको भी सिस्टम फॉलो कराऊंगा, अगर मजबूत वाली सफलता चाहिए। वरना यहां भी भटकाव में रहोगे और एक दिन कंपनी को छोड़ दो। तो हमेशा सिस्टम को फॉलो किया, अपना दिमाग नहीं लगाया। आप अपने आप को चेक कीजिए सर, आप क्या कर रहे हैं। मैंने हमेशा अपने सीनियर की, अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट की सर, इज्जत, उनका इस्तेमाल नहीं किया, हमेशा उनसे सीखने पे काम किया है सर, हमेशा उनसे सीखा है। काम कैसे किया जाए सर, बताओ सर। 3 बातें हैं इस लाइन के अंदर, हमेशा अपने सीनियर अपलाइन की रेस्पेक्ट की। आपको भी इस बिजनेस में अपने सीनियर अपलाइन की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी दोस्त। दूसरा, कभी भी मैंने अपलाइन का इस्तेमाल नहीं किया, और इस्तेमाल करने के बारे में कभी अपलाइन को सोचा नहीं। इस्तेमाल करना क्या होता है, अपलाइन कोई पैसा दे दे आपको, ये इस्तेमाल करना हुआ। अपलाइन कोई एंट्री दे दे आपको, ये इस्तेमाल करना हुआ। किसी भी चीज से आपकी मदद कर दे, ये इस्तेमाल करना हुआ। गुरु से सिर्फ एक चीज ले सकते हो, नॉलेज, ज्ञान, शिक्षा। गुरु यही दे सकता है, गुरु के पास यही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने कभी भी अपलाइन को इस्तेमाल नहीं किया दोस्त, और हमेशा उनके सामने बैठ के एक ही बात बोली, सर गुरुजी कैसे बड़ा बना जाएगा, आप बताइए, जैसे कहोगे मैं करने के लिए तैयार। आप अपने आप को चेक कीजिए, आप अपनी सीनियर अपलाइन की रेस्पेक्ट करते हैं।
बहुत सारे तो ऐसे हैं। सीनियर अपलाइन का मतलब ये नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया, भाई साहब आप कहीं से भी स्पिल होके आ गए हो ना, आपके ऊपर जितने भी हैं वो सब सीनियर अपलाइन है, ये ध्यान रखें आप। लेकिन अगर आप अपनी सीनियर अपलाइन को वो तवज्जो नहीं देते हो, वो रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आपको ऐसा लगता है इसको तो नॉलेज ही नहीं है मेरे सामने, ऊपर ऊपर से दिखाते हो और अंदर अंदर से अगर आपकी गलत चीजें चल रही हैं, वो यूनिवर्स में वाइब्रेशन जा रही है, वापस आएंगे, ध्यान रखना। अपलाइन कैसा भी हो भाई साहब, रिस्पेक्ट करनी है उसकी, कैसा भी अपलाइन क्यों ना हो, रिस्पेक्ट जिस दिन करना शुरू करोगे तब बिजनेस चलेगा। और इस्तेमाल करने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना अपलाइन को। और तीसरा, उनसे सीखने पे हमेशा फोकस रखना, उनको एक ही चीज बोलना सिखाओ, और नहीं आता सिखाना कोई बात नहीं यार, छोड़ो, आप उनको उनकी रेस्पेक्ट करो, मीटिंग ट्रेनिंग में मिलो, बताओ ये मेरे अपलाइन है, और आप अपना बिजनेस करो, आपके अंदर काबिलियत होगी, आप उनसे बड़े बन जाओगे। कहने की जरूरत थोड़ी है किसी के सामने, करके दिखाओ। नेक्स्ट, मैंने अपने चेक को बड़ा करने के लिए कभी भी झूठ बोलकर या जबरदस्ती टीम से काम नहीं करवाया। अब आप चेक कीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन क्यों हुए? क्योंकि हम अपने डाउनलाइन से झूठ बोलते हैं दोस्त, हम अपने डाउनलाइन को मैनुपुलेट करते हैं, झूठ बोल के उनसे बिजनेस निकलवाते हैं, फिर कमिटमेंट करके उनसे बिजनेस निकलवाते हैं, जबरदस्ती करके उनसे टीम से बिजनेस निकलवाते हैं। और जबरदस्ती का बिजनेस एक ही बार होता है भाई साहब, दोबारा नहीं होता। इसीलिए कई लोगों में डायमंड आए और बिल्कुल जीरो हो गए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार झूठ बोल के जबरदस्ती करके आप 50,000 तो कर सकते हो, लेकिन हर बार नहीं होगा दोस्त। तो मैंने कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, एक एक डाउनलाइन को ले आओ जो ये आके ये कह दे कि अजय शर्मा जी ने अपने चेक को बड़ा करने के लिए हमसे झूठ बोला है और हमसे जबरदस्ती काम करवाया, कि भाई इतना टारगेट करवाना ही करना है, मेरा चेक नहीं बन रहा। आज तक नहीं बोला, आज तक नहीं बोला मैंने कभी भी। बल्कि मेरे कई बार टारगेट छूटे, मैंने कहा नहीं, जबरदस्ती नहीं करूंगा, झूठ बोल के मैनिपुलेट करके नहीं करूंगा, जो नेचुरल बिजनेस आ रहा है मैंने हमेशा उस पर काम किया है, मैं कभी परेशान नहीं। मैं देखता हूँ लोग परेशान हो रहे हैं, भाई तुम नेचुरल बिजनेस पे काम ही नहीं कर रहे हो ना, और फिर तुम मैनिपुलेट करके काम करते हो। मैनिपुलेट करने वाला बिजनेस एक महीने आ जाएगा, दूसरे महीने जीरो। तो मैंने कभी भी भाई अपनी टीम को झूठ नहीं बोला और जबरदस्ती नहीं किया। अपने आप को चेक कीजिए, अगर ये काम आप कर रहे हैं, आपका बिजनेस कभी बढ़ा नहीं। मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरी वजह से किसी का घर गोदाम ना बने। मैंने कभी बल्क बाइंग को आज तक प्रमोट नहीं किया, और इसकी वजह से मैं अपनी सीनियर अपलाइन के टारगेट पे रहा, कंपनी मैनेजमेंट के टारगेट पे रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था जब तक ये बंदा हमारी कंपनी में है, ये बल्क बाइंग को प्रमोट नहीं करेगा और हमारा धंधा नहीं चलेगा। मैनेजमेंट के टारगेट पे रहता था मैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक ही चीज जानती थी, इससे भाई बल्क बाइंग की बात नहीं कर सकते, अगर हमने बल्क बाइंग वाला कोई भी क्या ही आवाज उठा देगा। और आज वो सारी मैनेजमेंट परेशान है बल्क बाइंग करा करा के। तो मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरी वजह से, मेरे पर्सनल प्रॉफिट की वजह से, मेरे चेक कैसे बढ़ा हो उसकी वजह से मैं किसी के घर को गोदाम नहीं बनाऊंगा दोस्त। मैं तो देखता हूँ लोगों को, लोग जबरदस्ती सामान खरीदवा देते हैं, मैनिपुलेट करके अपना दिमाग लगा के नीचे 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 एंट्री डलवा के तब सामान खरीदवा देते हैं। भाई गलत तो आप ही कर रहे हो ना, हम तो नहीं कभी आपको एजुकेशन देते, शिक्षा देते। ये तो वीकेंड ने रोक लगा रखी है, वरना अब तक तो आप में से कुछ लोग पता नहीं कितने लोगों के घरों को गोदाम बना देते भाई साहब। ये तो मैंने रोक लगा रखी, और इसका फायदा 2-3 साल के बाद नजर आएगा लोग कि हम कितने अच्छे रास्ते पे आपको चला रहे थे और ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाए। ये 2-3 साल के बाद पता लगेगा हमारी आइडियोलॉजी। तो मैंने कभी बल्क बाइंग को प्रमोट नहीं किया, मैंने कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस में शामिल नहीं किया दोस्त। अब ज्यादातर लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस छोड़ देते। घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, बिजनेस छोड़ दिया, थोड़ा बहुत कर्जा हो गया, बिजनेस छोड़ दिया, भारी बीमारी हो गई, बिजनेस छोड़ दिया, कोई शादी आ गई, त्योहार आ गया, बिजनेस छोड़ दिया। घर में परेशानी किसी और कारण से आई और बिजनेस छोड़ दिया। तो क्या किया, पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस की प्रॉब्लम में शामिल कर लिया। मैंने 1000 बार बताया है, अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो घर की प्रॉब्लम बिजनेस में शामिल ना करे और बिजनेस की प्रॉब्लम घर में शामिल ना करे, वो है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस में साथ लेके चलते हो, आप बिजनेसमैन ही नहीं हो। सफल तो छोड़ दीजिए, आप बिजनेसमैन ही नहीं हो दोस्त। और मैं इतने लोगों को जानता हूं, इतनी बढ़िया बिजनेस सेट हुए, सब कुछ हुआ, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। ये पर्सनल प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है, ध्यान रखना। हर बड़ा खिलाड़ी जो चाहे क्रिकेट खेल रहा हो या कुछ खेल रहा हो, उसके परिवार में पर्सनल प्रॉब्लम होती है भाई साहब, वो लेके ग्राउंड पे नहीं जाता वो। अगर जो गया है ना ग्राउंड पे लेके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को, वो खत्म हो गया है। लेकिन जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए ना दोस्त, वो वही थे कि जिस टाइम पे अपने प्रोफेशन में खेल रहे हैं ना दोस्त, उनका फोकस अपने प्रोफेशन की तरफ होता था और किसी प्रॉब्लम की तरफ नहीं होता था।
तेंदुलकर के बारे में हमने सुना है, फादर एक्सपायर हुए, पहुंचे और उसके बाद सेंचुरी मारी भाई साहब। विराट कोहली को न्यूज मिली आपके फादर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। चाहता घर जा सकता था, लेकिन उसके पिताजी ने एक ही बात बोली थी, बेटा क्रिकेट खेलने के लिए ही मैंने तेरे को, मेरा भी सपना है तू क्रिकेट खेले और तेरा भी सपना है तू क्रिकेट में कुछ करे, तो इसके बीच में कुछ भी आया ना उसको छोड़ दिया, लेकिन क्रिकेट मत छोड़िए। नहीं गया भाई साहब, मैच खेल रहा था। तो मैंने कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस में शामिल नहीं होने दिया। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप अपनी छोटी छोटी पर्सनल प्रॉब्लम को बिजनेस में शामिल करते हो? नहीं चलेगा। मैंने कभी भी बिजनेस में पैसे के लेन देन को नहीं किया दोस्त, इन्वॉल्व नहीं किया। हमारे बहुत सारे लीडर का जो बिजनेस खराब हुआ पैसे के लेन देन की वजह से खराब हुआ है। वीकेंड का कोई लेना देना नहीं था, हमारे प्लान का कोई लेना देना नहीं था, हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का मेरा कोई लेना देना नहीं था, उनकी अप्लाई का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ खुद। जबकि मैं हर मीटिंग में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बताता हूं, पैसे का लेन देन इस बिजनेस में मत करना भाई साहब। सैकड़ों बार बताने के बाद भी लीडर अगर अपनी टीम में पैसे का लेन देन कर रहा है और वो पैसा नहीं दिया और बिजनेस खराब हो गया, रिलेशन खराब हो गए, गाज गिरा दी सीधा सीधा वीकेंड पे। और जब हमें ये चीजें पता लगती है कि इन ऐसे समझदार लीडर भी भाई साहब सैकड़ों बार समझाने के बाद भी अगर ये गलत हरकत कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी वैल्यू को नहीं समझ रहे, हमारी एजुकेशन को नहीं समझ रहे हैं वो लोग। तो मैंने कभी भी बिजनेस में पैसे के लेन देन को इन्वॉल्व नहीं किया। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन, अपनी डाउनलाइन से उधार पैसे मांगने लग जाते हैं, पैसे का लेन देन करने लगे जाते हैं। मैंने 1000 बार बताया, बिजनेस बिजनेस कभी उधारी से नहीं चलता दोस्त। और अपलाइन और डाउनलाइन से अगर आप उधार पैसे मांग रहे हो और गलती से आप दे रहे हो और प्रोडक्ट भी उधार दे रहे हो। अभी हमारे एक लीडर बोले, कल ही बता रहे थे, वो मैं गया जी एक मैडम को जी दे आया जी प्रोडक्ट, अभी पैसे नहीं दे रही है वो। भाई किसने बोला था आपको? कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल लालच रहा होगा ना कि पैसे तो आ ही जाएंगे, अभी तो प्रोडक्ट चिपकाओ, कल को वो पैसे नहीं आएंगे फिर नेगेटिव हो जाओ, भाई मेरे तो पैसे फंस गए। उधारी का बिजनेस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग, ध्यान रखें। और पैसे का लेन देन बिल्कुल मत करो भाई साहब। और मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल मना किया, मुझसे तो एक पैसे की उम्मीद मत करना कोई भी। मैं आपको बिजनेस दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूं, मैं आपको अच्छी एजुकेशन दे रहा हूं, इसीलिए मेरा और आपका हाथ मिला है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए मैं पैसा दूंगा नहीं भाई, मेरे घर में जो प्रॉब्लम आती है कोई नहीं देता। अगर आप में से कोई भाई बहन अगर इस उम्मीद के साथ बैठा है कि कल को हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, अजय जी 1 लाख 2 लाख 3 लाख से मदद कर देंगे, तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं अभी आपसे, नहीं होगा ये। क्योंकि मैंने पैसे से बिजनेस भी खराब होते देखा है और संबंध भी खराब होते देखे हैं, ध्यान रखना। बिजनेस तो गया गया, संबंध भी गए, संबंध भी खराब हो गया, आज बोलचाल भी नहीं है, आना जाना भी बंद हो गया और पैसा भी फंसा भाई। क्या फायदा हुआ बताइए? तो मेरी इस बिजनेस के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं जीवन में आपको एक चीज बता रहा हूं, जीवन में कभी भी भाई साहब सूखी रोटी खा लेना, लेकिन उधार पैसे लेके भाई साहब जीवन को मत चला। तो मैंने कभी भी पैसे के लेन देन को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया। आप अपना चेक कीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। मैंने कभी किसी सेंटर से उधार प्रोडक्ट नहीं खरीदे। जब सेंटर वाली कंपनी में काम करता था मैंने कभी उधार नहीं खरीदे। अभी हमारे 2 लोगों ने प्रोडक्ट लिए हैं रखने के लिए, उनको भी मैं उस दिन बोल के आया था, अगर उधार दोगे मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई। मैं भी अगर तुम्हारे पास आऊं और मैं भी बोलूं एक फैमिली पैक दे दो, तो मुझसे पहले बोलना सर पैसे दो, उसके बाद। अब इतना समझाने के बाद भी अगर कोई दे रहा है या देगा तो उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं। तो मैंने कभी भी सेंटर से प्रोडक्ट उधार नहीं लिए। मैं देखता था लोग उधार दे देते थे, ले जाते थे और उसके बाद आना बंद कर देते थे। तो उधारी का ये बिजनेस नहीं है, ध्यान रखिए। मैंने हमेशा दूसरी टीम को भी एक परिवार की तरह ट्रीट किया, कभी किसी टीम को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। यहाँ लोग अपनी टीम को तोड़ने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ लोगों से धंधा नहीं होता, बिजनेस नहीं होता, अपनी टीम में से कहां से कौन सा आदमी निकाल के अपनी वीकर में लगा लूं, इस उधेड़ बुन में लोग लगे रहते। कैसे चलेगा भाई बिजनेस? कैसे चलेगा बिजनेस, मुझे बताइए आप। मेरा रिकॉर्ड है, हमेशा दूसरी टीम को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया है। कभी भी किसी भी टीम के लीडर को तोड़ने की तरफ मेरे विचार गए नहीं भाई साहब। ये गंदगी कभी विचार दिमाग में आने ही नहीं दी भाई साहब। ये गंदगी है, इंडस्ट्री में भी ये गंदगी चल रही है, इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट के दिमाग में गंदगी चल रही है। दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए, तोड़ो। ये गंदगी है दिमाग, ये दिमाग है, ये वायरस है। अरे फील्ड में निकलो यार, दुनिया बैठी है इंतजार में यार। अपनी टीमों में झांक के देखो, कितने ऐसे लोग हैं आपके लेफ्ट राइट में जो जुड़े हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे, उनको जगाओ जाके। हम घुसे हैं किसी की दूसरी की टीम में से, वहां से एक टांग तोड़ के अपनी इस टांग के अंदर लगाऊं, नहीं चलेगा, नहीं चले।
ध्यान रखें। इस बीमारी से जितना जल्दी बाहर निकलो उतना ज्यादा बढ़िया। और मैं फिर कहता हूँ, अरे सर वो कह रहा है कि हमारी अपलाइन ने मेरे को यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। अरे अंधा था क्या भाई? 2 साल से तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर वीकेंड में आने के बाद भी कोई अपलाइन आपका इस्तेमाल कर गया तो आपसे महामूर्ख कोई इंसान नहीं है दोस्त। अगर वीकेंड में कोई लीडर आके ये कहता है ना मेरी अपलाइन ने मेरा मेरा यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, धोखा दे दिया, तो आपसे बड़ा महामूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। मैं अपनी हर मीटिंग में समझाता हूँ अपलाइन से भी बच के रहो। कैसे बच के रहो, क्या क्या बातें होंगी, सब सब सिखाता हूँ आपको। लेकिन उसके बाद भी फंस रहे हो तो अपने पर्सनल लालच के कारण फंस रहे हो। अपने पर्सनल लालच के कारण में भाई साहब इस्तेमाल हो रहे हो आप, वरना मैंने कभी एजुकेशन आपको नहीं दी है। मैं हमेशा अपनी हर मीटिंग या ट्रेनिंग में बताता हूँ ईमानदारी से काम करो। तो एक फैमिली की तरह ट्रीट करना पड़ेगा दोस्त सबको। आपकी मीटिंग में अगर कोई क्रॉस ग्रुप आ रहा है, आपकी जूम में अगर कोई क्रॉस ग्रुप आ रहा है, उसको रेस्पेक्ट देना सीखो सर। असली लीडर वो होता है कि अगर मेरा प्रोग्राम है ना और मेरे प्रोग्राम में कोई गेस्ट आ गया और वो अगर 4 लाइन फालतू बोल रहा है तो मैं उसको बोलने दूं, अपने वाले से कम करा लूं। ये होती है एक लीडरशिप। लीडरशिप ये नहीं होती दूसरी दूसरी ग्रुप वाला है इसको छोड़ो, मेरे वाले जो आएंगे वो ज्यादा बोले। ये तो वही हो गया ना कि मेरे घर में मेहमान आए बाहर से, हम तो खुद खाएंगे जी पहले दबा के, मेहमान को तो बाद में देंगे। ऐसा होता है क्या? असली मेहमान नवाजी वो होती है घर में खुद भूखे रह जाओ लेकिन मेहमान भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मैंने कभी भी भाई साहब दूसरी टीम को ना तो तोड़ने की ना गिद्ध की तरह उनके ऊपर निगाह रखी। भगवान तभी हमें देता है और भगवान ने तभी हमें बहुत कुछ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी भी कम चेक आने की वजह से बिजनेस से नेगेटिव नहीं हुआ भाई साहब। इस लाइन को स्पेशल लिखिए। मैं कभी भी कम चेक आने की वजह से ना कभी किसी बिजनेस से नेगेटिव हुआ ना किसी कंपनी से नेगेटिव। मुझे पता लगा कि बिजनेस में अप डाउन आते हैं क्योंकि मैं खुद बिजनेस कर भी चुका था, इसलिए मुझे मालूम है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते थे जो 6 महीने मुझसे लगातार काम कराते थे लेकिन 7वें महीने किसी और के पास चले गए, सस्ता रेट देते ही। तो हमें मालूम था भैया ये जो मेरे साथ जुड़ा है ये मेरा परमानेंट ग्राहक नहीं है, कभी भी छोड़ के मुझे जा सकता है। लेकिन मैं मार्केट में अगर टिका हुआ हूँ, अपने ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे को कस्टमर मिलेंगे और मिलते थे। जब हम नेटवर्क बिजनेस में ये चीज हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया। तो कभी भी चेक कम होने की वजह से मैंने कंपनी नहीं छोड़ी भाई साहब। लोगों को मैं देखता हूँ चेक नहीं बन रहा, अपनी गलती की वजह से कंपनी छोड़ के भाग गए। दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, 5वीं कंपनी। हमने तब कंपनी छोड़ी जब कंपनी ने हमारे साथ गलत किया या कंपनी ने कंपनी में कुछ गलत डिसीजन लिया, तब अजय शर्मा ने कंपनी छोड़ी है। एक कंपनी का मालिक, एक हमारी अपलाइन ये नहीं कह सकती कि अजय शर्मा इस वजह से भागा क्योंकि अजय शर्मा का चेक कम हो गया था। नहीं दोस्त, जिस कंपनी में गए साबित किया है, एक बढ़िया अमाउंट पे पहुंचे और वहां से जाके जीरो होकर दोबारा बिजनेस शुरू किया। अब कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, मेरे पास बहुत बड़ी टीम है जी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भैया टीम है तो करके दिखा। दिक्कत भी परेशानी है लेकिन करने की वो क्या नाम है, ललक है ही नहीं अंदर, ज्वलंत इच्छा है ही नहीं। जब मेरे मन में चालबाजी होगी, जब मेरे मन में ये होगा कि अपलाइन कुछ दे दे, कंपनी कुछ दे दे, पैसा दे दे, टीम दे दे, या कुछ टीम बढ़ जाए, तब मैं दूसरी में काम करूं। जब मेरा सोच ही यहाँ चल रहा है तो फिर मैं अपनी काबिलियत को कभी भाई सब सही तरह लगा ही नहीं पाऊंगा बिजनेस। तो मैंने कभी भी कम चेक आने की वजह से बिजनेस से नेगेटिव नहीं हुआ दोस्त। अपने आप को चेक कीजिए। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब जैसे बिजनेस में चेक कम आना शुरू होता है आपका एंटीना हिलना शुरू हो जाता है, आपके पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं, आप कोप भवन की तरफ चल देते हैं कि अब तो करना ही नहीं काम। अभी कुछ दिन पहले ही मीटिंग में एक बात बताई थी कि एक आदमी बोला जी आपकी कंपनी में इनकम बड़ी स्लो है। मैंने कैसे? कह रहे कितने लखपति हैं, कितने लोग 1 लाख कमाने वाले हैं। मैंने कहा भाई अभी तो एक ही है, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते ना। दूसरी कंपनी में तो झूठ चलता है, झूठ बोल देते 10 तो वो कौन सा मेरे से आके साबित कर लेता। बोला जी इनकम स्लो है। मैंने कहा मतलब अगर 10 लखपति होते या 50 लखपति होते इनकम फास्ट होती क्या? ये कौन सा पैरामीटर है? पैरामीटर तो ये है ना कि कितना बिजनेस डाल के कितना चेक बनता है, वो डाल के देखो, आप पता लगेगा। फिर मैंने उससे पूछा भाई तुम कितना क्या करते हो? कह रहा जॉब करता हूँ। कितने साल हो गए? इतने साल हो गए। लगभग 8-9 साल उसने बताया। पहली जॉब 5,000, आज कितना कमा रहे हो? 45,000। 9 साल से बंदा काम कर रहा है, 10 साल से काम कर रहा है, 45,000 रुपए महीने की सैलरी आज उसकी, वो बढ़िया उसके लिए। लेकिन हमारी कंपनी में अगर कोई एक महिला, कोई एक फैमिली कपल जो है वो आते हैं और आज 27-28 महीने में 26-27 लाख रुपए कमा लेते हैं, वो कह रहा है इनकम स्लो है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये माइंडसेट है लोगों का। ये माइंडसेट है लोगों का। क्या होगा ऐसे माइंडसेट वाले लोग?
फिर पूछो नेटवर्किंग की नॉलेज है, नहीं है। कोई कंपनी की है, नहीं की है तो बस छोड़ दिया, कौन सी कंपनी थी पता नहीं है, और वो ऐसे सवाल पूछ रहा है। देखो, क्योंकि दिमाग में डाल दिया गया है जब तक कंपनी बहुत बड़ी ना हो, तड़क भड़क ना हो, हजारों लोग सेमिनार में ना हो, लोग मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू के हाहाकार ना कर रहे हो, है ना, तब तक वो कंपनी नहीं होती, भले ही वो सबको झूठ चल रहा हो। कितने झूठों में पकड़वा चुका हूं आप, लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने दोस्त कभी भी कम चेक आने की वजह से कंपनी नहीं छोड़ी, आप अपना चेक कीजिए। और लास्ट, मैंने अपनी प्राथमिकताएं सेट रखी हैं। मेरी प्रायोरिटीज, मेरी प्राथमिकता सेट थी जब तक मैंने एज ए नेटवर्कर काम किया, और आज भी सेट है। मैंने फैसला किया कि मुझे क्या काम पहले करना है और क्या काम बाद में करना है। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं कर पाते, आपके लिए जीवन में कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले करना है, वो आपको तय करना ही नहीं आता। प्रायोरिटीज। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए सर, 300-500 रुपए का फिल्म का टिकट लेता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है आदमी पिक्चर देखने के लिए, जो सब कुछ फेक है, सब कुछ ड्रामेबाजी है। एक आदमी 50 आदमियों को मार ही नहीं सकता, उसको समय से पहले देख रहा है जाके। और जहां जीवन बदल सकता है वहां 2 घंटे लेट आता है, वहां उसको 1 घंटे में सब कुछ खत्म चाहिए, और 3 घंटे दुनिया भर का झूठ मजे से बैठ के देखता है पिक्चर हॉल में, अंधेरे के अंदर बेवकूफ बनता है। आसमान से कूद रहा है, आसमान में उड़ रहा है, उड़ के किक मार रहा है, गोलियों पे गोलियां चल रही हैं, उस बंदे की गोली नहीं लग रही है, वो मजे से देख रहे हैं। देखिए, हम पैसा भी दे के आ रहे हैं, मूर्ख भी बन रहे हैं। वहां टाइम से पहले जाते हैं और लास्ट पिक्चर के सीन तक बैठे रहते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे देश का? नेताओं की रैलियों में जाते हैं भाई साहब, कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग तो सिर्फ खाने के लिए चले जाते हैं, कुछ लोगों को 100, 200, 500 रुपए मिलते हैं, उसके लिए चले जाते हैं। शादियां नहीं छूट रही, त्योहार नहीं छूट रहे, कोई प्रायोरिटी सेट नहीं है जीवन में, कोई प्राथमिकता सेट ही नहीं है जीवन के अंदर कि पहले काम क्या करना है। एक बात ध्यान रखना, जीवन में जितने भी सफल आदमियों को आप देखोगे ना दोस्त, उनकी प्राथमिकताएं तय होती हैं कि सबसे पहले काम क्या जरूरी है, सबसे पहला काम हमारे लिए क्या जरूरी। आपके साले की शादी है, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं, आपके साले की शादी है, उस साले की शादी में आपने पूरी तैयारी कर रखी है। अब आपके बॉस का फोन आता है कि भाई साहब आज आपको ड्यूटी पे आना जरूरी है, तो आपके लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? ड्यूटी पे जाना प्रायोरिटी है, साले की शादी में जाना प्रायोरिटी, प्राथमिकता है। तो हर आदमी कहेगा भाई साहब जब पहले से मेरे साले की शादी तय थी, सब कुछ था, आज मेरा बॉस अचानक मुझे फोन करके बोल रहा आना है, तो मेरे लिए तो शादी इंपॉर्टेंट है, जाना भी चाहिए, मैं भी वहीं जाऊंगा भाई। तो अचानक तो शादी हुई नहीं, मैंने पहले बॉस को बताया भी होगा, छुट्टी भी ली होगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता उस टाइम क्या होगी? शादी में जाना। लेकिन अब सिचुएशन को चेंज कीजिए कि अब शादी में हम जाने के लिए तैयार हुए, निकले, घर से निकल रहे हैं, और निकलते ही मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा सा आपके परिवार में या मेरे परिवार में, वो एकदम से सीढ़ियों पर से फिसला और उसके चोट लग गई, खून से लहूलुहाल हो गया। अब क्या प्रायोरिटी है? अब प्राथमिकता क्या है? अब साले की शादी में जाना प्राथमिकता नहीं है मेरी, अब मेरी प्राथमिकता मेरी वाइफ की प्राथमिकता। मान लीजिए उस टाइम पे अगर मैं ड्यूटी पे जाता हूं तो मेरी वाइफ कहेगी अरे मेरे भाई की शादी है, तुम्हारे लिए ड्यूटी काम ये सब कुछ जरूरी है, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और मैं अगर गलती से बॉस पे चला गया तो समझ लीजिए मुंह सूजा रहेगा, और पता नहीं क्या क्या बातें होंगी आपकी वाइफ और मेरी वाइफ, क्योंकि उसके भाई की शादी है भाई। लेकिन अगर अब बच्चे को चोट लग गई, बच्चे को चोट लग गई, आप कितना भी कहते रहो बच्चे को चोट लग गई, खून निकल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे भाई की शादी में चलना है, साले की शादी में चलना है, वो कह रही है पागल हो गए हो क्या? अब उसकी और आपकी प्राथमिकता पहली होगी, पहले बच्चे को जाके ट्रीटमेंट कराना, ना साला नाराज होगा, ना ससुर नाराज होगी, ना सास नाराज होगा, ना कोई नाराज होगा। भाई साहब प्राथमिकता, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जब आप प्राथमिकताएं चेंज करते हो, आपके जीवन की सिचुएशन, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, सब कुछ चेंज हो जाता है। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकता तय कीजिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये आपको तय करना पड़ेगा, किसी कोई और तय नहीं करेगा। तो जो फेल है वो क्या, उनकी कोई प्रायोरिटी सेट ही नहीं है, कोई प्राथमिकता ही नहीं है। एक लीडर हो रहा है, मुझे एक लीडर मिल जाए मैं ये कर दूंगा, उसे एक मिल जाए, एक सिरा मिल जाए भाई साहब, पूरी ऊन के गुच्छे को सुलझा दूंगा। अब लीडर मिल गया, वो हिलने के लिए तैयार, वो अब भी रो रहा है। उसको लीडर मिल गया, कोई ना कोई टीम में एक मिल गया, अब भी रो रहा है। उस वक्त क्या कह रहा था, एक मिल जाए तो बस देखो सर मैं क्या कर दूंगा, अरे मैं तो आग लगा दूंगा, बस मैं तो तड़प रहा हूं, एक मिल जाए बस। अब एक नहीं 10 मिल गए, काम नहीं हो रहा।
दिक्कत कहाँ है? कंफर्ट जोन, प्राथमिकताएं तय नहीं है दोस्त। मैंने क्या बोला, जहां से शुरू किया था वहीं, जब तक कोई एक बर्निंग डिजायर नहीं होगी, जब तक एक ज्वलंत इच्छा नहीं होगी, जब तक एक मजबूत कारण नहीं होगा, समस्याएं ही नजर आएंगी दोस्त। तो मैंने अपनी प्राथमिकताएं सेट करी। मैंने ये फैसला किया कि मुझे क्या काम पहले करने हैं और क्या काम बाद में करने हैं। परिवार और करियर को मैंने सबसे ऊपर रखा। ऐसा थोड़ी कि फैमिली को बिल्कुल ही छोड़ दिया होगा हमने, हम पागल हो गए थे। मैं तो आपको भी बोलता हूँ, आप में से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो 24 घंटे काम करता हो, 12 के 12 घंटे काम करता हो सुबह से निकल के। हर आदमी अपने घर पहुंच जाता है शाम को। 2 4 5 दिन बाहर रहोगे तो घर पहुंच जाओगे भाई साहब। ऐसा तो नहीं है परिवार को छोड़ दिया जैसे क्रिकेटर छोड़ देते हैं, एक एक महीने के लिए गायब हो गए आप। मैं तो नहीं हूं आज तक एक एक महीने के लिए गायब। हाँ, 5 10 दिन के लिए कभी हो गया तो हो गया, वो भी 6 महीने 8 महीने में एक बार। वरना सवेरे और शाम को घर पे, ऐसे ही होता। अब पटना आ रहे हैं तो एक दिन का गैप, गए 1 दिन बाद घर पहुंच गए। इतना तो यार बिजनेस करने के लिए करना ही पड़ेगा ना दोस्त। तो ये सारी चीजें मैंने की दोस्त। आज मैं सफल, मैं अपने आप को सफल मानता हूं। मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर मानता हूँ। मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल नेटवर्कर मानता हूँ। लोग मेरी बात को सुनते हैं, लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। अभी तक की लाइफ में मैंने जो कमाया मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं उससे संतुष्ट हूँ क्योंकि ईमानदारी से कमाया है, बेईमानी से नहीं कमाया। हाँ, इतना मुझे मालूम है, जो कुछ भी मुझे आज तक मिला ये मुझे नौकरी और अपने बिजनेस से कभी जिंदगी में नहीं मिलता। अब आप क्या चाहते हैं ये आज आपको तय करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये पॉइंट आपने नोट किए हैं और नोट करने के बाद अकेले में इस मीटिंग के बाद 1 घंटा दोबारा ध्यान से इन पॉइंट्स को पढ़ना और फिर अपने आप से बात करना कि कहाँ पे कमी है, आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात और चलते चलते बता देता हूँ, ये मीटिंग मैंने आज दी है और आज आप में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं। आप देख लेना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप परेशान मिलोगे इस बिजनेस से, और उस परेशानी का कारण, ये जितने कारण मैंने बताए इनमें से कोई ना कोई एक होगा। आप भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद। आप इन्हीं बातों को दोहराओगे, सर ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में चल रही है, और जो मैं आपको बता चुका हूँ दोस्त, इन्हीं में से उसका हल होगा। अगर आपने लिखा होगा और जब भी आप परेशान हो आप इन सब पॉइंट्स को पढ़ लेना, आपकी समस्या का हल निकल जाएगा दोस्त, कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। लेकिन गलती को सुधारेगा वो जो इस बात को एक्सेप्ट करे कि हाँ मैं गलती कर रहा हूँ। लेकिन जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो गलतियां करता रहेगा और उसको कभी भी सफलता नहीं। आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे और एक नई शुरुआत करने में आपको ये पॉइंट और मेरा जो अनुभव है ये आपके काम आएगा। इससे आज आपने कुछ सीखा होगा और आज से एक नई शुरुआत करेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। और एक बात ध्यान रखो, रोने से कुछ नहीं होता। जब जब भी जाओगे किसी के सामने रोते रहोगे, जब भी जाओगे कोई प्रॉब्लम लेके बैठे रहोगे, कभी अपनी प्रॉब्लम, कभी अपलाइन की प्रॉब्लम, कभी डाउनलाइन की प्रॉब्लम, तो ये समझ लीजिए आप प्रॉब्लम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो दोस्त। जो लोग ज्यादा प्रॉब्लम्स की बात करते रहते हैं ना, वो प्रॉब्लम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ध्यान रखें, प्रॉब्लम से, बेकार की नेगेटिविटी से जितना ज्यादा अपने आप को दूर रखोगे, जितना अच्छी अच्छी बातें करोगे, कुछ तो अच्छा हुआ होगा ना यार दिन में। इतने अच्छे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के, अभी कल परसों भी मनोज जी ने जो मीटिंग करी है, मैंने विनय जी ने मेरे को वीडियो भेजी है, उसमें देख रहा हूँ कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता। तो आशा करता हूँ सारे पॉइंट समझ के आज के बाद काम करेंगे और अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। वी कैन अचीव।